तो चलिए इस खजाने को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं विकास की बुनियादी नींव से। तो पहला प्रश्न है, विकास का मुख्य अर्थ क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए, अचानक परिवर्तन। बी, समय के साथ जीवों में होने वाला परिवर्तन। सी, केवल शारीरिक वृद्धि। या डी, पर्यावरणीय प्रदूषण। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, समय के साथ जीवों में होने वाला परिवर्तन। हाँ, विकास या इवोल्यूशन शब्द सुनते ही ना अक्सर पॉप कल्चर के कारण एक गलतफहमी हो जाती है। मतलब? लोगों को लगता है कि कोई जीव एक सुबह उठा और अचानक से बदल गया, बिल्कुल जैसे उसके पंख निकल आए। लेकिन सच तो यह है कि ये कोई जादू नहीं है, ये पीढ़ियों तक चलने वाली एक बहुत बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या वो फोन एक ही दिन में बिल्कुल नया बन जाता है? अरे नहीं, सालों तक छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं। हाँ, कुछ पुरानी कमियां ठीक होती हैं, कुछ नए फीचर्स जुड़ते हैं, और 10 सालों बाद जब पुराने फोन को नए से मिलाते हैं तब लगता है कि सब बदल चुका है। बहुत ही बढ़िया तुलना है। विकास भी ऐसा ही है, बस अपडेट्स प्रकृति देती है। सही कहा। और यही बात हमें दूसरे प्रश्न पर लाती है, जो उस वैज्ञानिक के बारे में है जिसने इस अपडेट प्रक्रिया को दुनिया को समझाया। तो प्रश्न 2 है, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत किस आधार पर दिया? इसके विकल्प हैं ए, अर्जित लक्षण। बी, प्राकृतिक चयन। सी, कृत्रिम चयन। या जी, उत्परिवर्तन। सही उत्तर है बी, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। पर यह काम कैसे करता है? तो देखिए, डार्विन ने गैलापागोस द्वीपों पर एक बहुत ही साधारण सी बात देखी। प्रकृति में ना संसाधन सीमित हैं, जैसे खाना और जगह, और जीवों के बीच एक होड़ मची है। मतलब सब एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल, उनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं। जैसे डार्विन ने पक्षियों यानी फिंचेस को देखा, जिनकी चोंच का आकार वहां के बीजों को खाने के लिए सबसे सही था, वो बच गए। प्रकृति ने उन्हें चुन लिया। हाँ, और जो उपयुक्त नहीं थे वो खत्म हो गए। तो इसी प्राकृतिक चयन से जुड़ा एक बहुत मशहूर जुमला है जो हमारे तीसरे सवाल का आधार है। प्रश्न 3 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? अच्छा। विकल्प है ए, उत्परिवर्तन। बी, प्राकृतिक चयन। सी, प्रवास। या डी, पृथक्करण। और इसका सही उत्तर भी है बी, प्राकृतिक चयन। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या फिटेस्ट का मतलब जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होना है? आती है। जीव विज्ञान में फिट होने का मतलब शरीर से ताकतवर होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर बाहुबल काम नहीं आता? नहीं, यहाँ फिटनेस का मतलब है अपने पर्यावरण के हिसाब से सबसे अच्छी तरह से ढल जाना, मतलब अडेप्ट कर लेना। मतलब अगर एक बर्फीले इलाके में कोई छोटा सा सफेद कीड़ा है, हाँ, जो बर्फ में आसानी से छिप सकता है, तो वो उस बड़े और काले जानवर से ज्यादा फिट है जो आसानी से शिकारियों को दिख जाता है। सर्वाइवल उसी का होगा जो परिस्थितियों के अनुकूल है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। ताकतवर वो है जो ढलना जानता है। ये तो हो गई सिद्धांत की बात। अब बढ़ते हैं प्रकृति के पास मौजूद सबूतों की ओर। हाँ, क्योंकि विज्ञान सिर्फ कहानियों पर तो चलता नहीं। बिल्कुल। तो हमारा प्रश्न 4 है, होमोलॉगस अंग किसका प्रमाण माने जाते हैं? विकल्प है ए, समान कार्य। बी, समान उत्पत्ति। सी, समान पर्यावरण। या डी, समान आकार। इसका सही उत्तर है बी, समान उत्पत्ति। होमोलोगस यानी समझात अंग ना विकास के सबसे मजबूत सबूत हैं। ये वो अंग है जिनकी अंदरूनी संरचना या उत्पत्ति एक जैसी होती है, लेकिन बाहर से काम बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे अगर एक इंसान के हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल मछली के फ्लिपर की एक्सरे तस्वीर देखें तो एक ही पैटर्न मिलता है। एक बड़ी हड्डी, फिर 2 छोटी हड्डियां और फिर कलाई की हड्डियां। अरे, लेकिन काम तो तीनों के बिल्कुल अलग है ना? इंसान हाथ से चीजें पकड़ता है, चमगादड़ उड़ता है और व्हेल तैरती है। बिल्कुल, और यही इस बात का प्रमाण है कि करोड़ों साल पहले इन सब का कोई एक ही पूर्वज था। उत्पत्ति समान है, बस प्राकृतिक चयन ने उन्हें अलग अलग कामों के लिए ढाल दिया। और इसी से जुड़ा लेकिन बिल्कुल उल्टा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 5, एनालॉगस ऑर्गन्स किसका उदाहरण है? विकल्प है ए, समान उत्पत्ति भिन्न कार्य। बी, भिन्न उत्पत्ति समान कार्य। सी, समान उत्पत्ति समान कार्य। या डी, भिन्न उत्पत्ति भिन्न कार्य। इसका सही उत्तर है बी, भिन्न उत्पत्ति समान कार्य। इन दोनों में ना अक्सर उलझन हो जाती है। हाँ,
तो इसे साधारण एनालॉजी से समझते हैं। होमोलोगस मतलब मान लीजिए एक ही कार कंपनी का इंजन है जो स्पोर्ट्स कार में भी लगा है और भारी ट्रक में भी। उत्पत्ति एक है पर काम अलग। सही कहा। और दूसरी तरफ एनालॉगस मतलब एक पक्षी का पंख और एक हवाई जहाज का पंख, दोनों का काम एक ही है, हवा में उड़ना, लेकिन बने बिल्कुल अलग तरीके से हैं। एकदम सटीक उदाहरण। प्रकृति में भी पक्षियों के पंख और कीड़ों के पंख एनालॉगस हैं। कीड़े के पंख में हड्डियां नहीं होती, दोनों की उत्पत्ति अलग है, पर उड़ने के लिए दोनों ने समान समाधान निकाल लिया। और अतीत के इन समाधानों का सबसे ठोस सबूत हमें जमीन के नीचे मिलता है, जो हमारा छठा सवाल है। प्रश्न 6, जीवाश्म फॉसिल्स क्या दर्शाते हैं? विकल्प है ए, वर्तमान जीवों की संरचना, बी, भविष्य के जीव, सी, अतीत के जीवों का इतिहास, या डी, केवल मृत जीव। और इसका सही जवाब है सी, अतीत के जीवों का इतिहास। हाँ, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही आकर्षक विजुअल है, एक टीरेक्स की खोपड़ी का। जीवाश्म सिर्फ मृत जीव या हड्डियां नहीं है, ये टाइम कैप्सूल की तरह है। मतलब ये बताते हैं कि वो जीव कैसा दिखता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी कि वो कब रहता था और किसके साथ रहता था। जीवाश्मों के बिना तो विकास की कहानी के कई पन्ने हमेशा के लिए खाली रह जाते। बिल्कुल। तो डायनासोर के युग से अब छलांग लगाते हैं और बात करते हैं इंसानों की। प्रश्न 7 है, मानव का सबसे निकटतम पूर्वज कौन माना जाता है? इसके विकल्प हैं ए, चिंपैंजी, बी, गोरिल्ला, सी, ओरंगुटान, या डी, बंदर। और इसका सही उत्तर है ए, चिंपैंजी। हमने शुरुआत में जो 98.8% डीएनए समानता की बात की थी ना, वो यहीं लागू होती है। हाँ, मतलब हमारी और चिंपैंजी की शाखा बहुत करीब से जुड़ी है। बिल्कुल। और लोग अक्सर सोचते हैं कि इंसान बंदरों से बने हैं, जो कि गलत है। इंसान किसी मौजूदा बंदर से नहीं बने, बल्कि चिंपैंजी और इंसान दोनों किसी एक ही साझा पूर्वज की संतानें हैं। लाखों साल पहले रास्ते अलग हो गए। और विकास की ये प्रक्रिया बड़ी आबादी और छोटी आबादी में अलग-अलग तरीके से काम करती है। यही हमारा प्रश्न 8, आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव अधिक स्पष्ट किस में होता है? अच्छा। विकल्प है ए, बड़ी जनसंख्या, बी, छोटी जनसंख्या, सी, स्थिर जनसंख्या, या डी, मिश्रित जनसंख्या। सही जवाब है बी, छोटी जनसंख्या। पर छोटी जनसंख्या ही क्यों? इसे ना बॉटलनेक इफेक्ट से समझना होगा। स्रोत में एक विजुअल है जहां बड़े बीकर से रंग बिरंगी गेंदें एक बहुत ही संकरी ट्यूब में गिर रही हैं। सोचिए, एक बड़े जंगल में लाखों कीड़े हैं। अगर 1000 मारे भी जाएं तो पूरे प्रजाति के डीएनए पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आबादी ही सिर्फ 50 की है और 20 मारे जाएं तो पूरी नस्ल का भविष्य बदल जाएगा। ओहो, मतलब यहाँ प्राकृतिक चयन नहीं, किस्मत काम कर रही है। बिल्कुल। एक छोटा सा रैंडम बदलाव सब बदल सकता है, पर सिर्फ छोटी आबादी में। किस्मत का खेल। लेकिन प्राकृतिक चयन का खेल तो आंखों के सामने भी देखा गया है। प्रश्न 9 इसी पर है। औद्योगिक क्रांति के दौरान काले पतंगों की संख्या बढ़ने का कारण क्या था? इसके विकल्प हैं ए, उत्परिवर्तन, बी, प्राकृतिक चयन, सी, प्रवास, या डी, पृथक्करण। सही उत्तर है बी, प्राकृतिक चयन। अगर इसके पीछे की कहानी देखें ना, तो ये बहुत स्पष्ट उदाहरण है। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में पेड़ों की छाल पर हल्के रंग की काई होती थी। सफेद पतंगे छिप जाते थे और काले मारे जाते थे। फिर कारखाने खुले और प्रदूषण फैल गया। हाँ, काई मर गई, पेड़ धुएं से काले हो गए। अब सफेद पतंगे दूर से दिखने लगे और काले पतंगों को छिपने का मौका मिल गया। मतलब पूरा खेल ही पलट गया। बिल्कुल। प्रकृति ने काले रंग को चुन लिया और इंसानों ने इसे अपनी आंखों से होते हुए देखा। सच में विज्ञान बहुत दिलचस्प है, पर यह सिर्फ कहानियों तक नहीं रहता, इसे गणित पर भी खरा उतरना पड़ता है। प्रश्न 10 इसी बारे में है। हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प है ए, जनसंख्या आनुवांशिकी, बी, भ्रूण विकास, सी, वर्गीकरण, या डी, पारिस्थितिकी। इसका सही उत्तर है ए, जनसंख्या आनुवांशिकी। लेकिन स्रोत में एक गणितीय सूत्र भी है, p² + 2pq + q² = 1। ये तो बहुत जटिल लग रहा है। ये काम कैसे करता है? दिखता जटिल है, पर विचार सरल है। मान लीजिए एक डिब्बे में 50 लाल और 50 नीली गेंदें हैं। ये सिद्धांत कहता है कि अगर डिब्बे में कोई नई गेंद ना आए,
कोई बाहर न जाए। तो अनुपात स्थिर रहेगा? बिल्कुल, पीढ़ियों तक स्थिर रहेगा। मतलब अगर कुछ बदलाव ना हो तो विकास भी नहीं होगा? एकदम सही। ये गणित साबित करता है कि अगर आबादी में ये संतुलन बिगड़ता है तो मतलब वहां विकास हो रहा है। अब देखते हैं विकास क्या नहीं है। प्रश्न 11। निम्न में से विकास का प्रमाण कौन सा नहीं है? विकल्प है ए जीवाश्म, बी समजात अंग, सी आनुवांशिक कोड या डी कोशिका विभाजन। सही जवाब है डी कोशिका विभाजन। हाँ, विजुअल में कोशिका विभाजन के ऊपर एक बड़ा सा लाल क्रॉस बनाया। अगर सोचें तो एक कोशिका का बस 2 में टूट जाना यानी माइटोसिस, वो तो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है ना? वो बस हूबहू कॉपी बना रहा है। बिल्कुल, सिर्फ कोशिकाओं का बढ़ना विकास नहीं है। विकास के लिए उस फोटोकॉपी में कुछ त्रुटि या बदलाव होना जरूरी है। अगर कोई बदलाव न हो तो जीव माता पिता की कार्बन कॉपी होगा और विकास रुक जाएगा। और बदलाव को लेकर अतीत में कुछ गलत धारणाएं भी थीं, जो हमें प्रश्न 12 पर लाता है। अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प है ए डार्विन, बी लैमार्क, सी मेंडल या डी डीवरीज। सही जवाब है बी लैमार्क। लैमार्क का विचार डार्विन से पहले का था। उनका मानना था कि जीव जीवन काल में जो मेहनत करते हैं वो सीधे संतानों में चली जाती है। जैसे जिराफ ने गर्दन खींची तो बच्चों की गर्दन लंबी हो गई। अरे, तो मतलब अगर कोई खूब पसीना बहाकर 6 पैक एब्स बना ले तो क्या उसका एक अंश भी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा? नहीं। ये तो थोड़ा निराशाजनक है। विज्ञान इसे कैसे नकारता है? क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म काम नहीं करता। जिम जाने से मांसपेशियां बदलती हैं, डीएनए नहीं। जो बदलाव डीएनए में नहीं होता वो अगली पीढ़ी तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो असली बदलाव शुरू कहाँ से होता है? यह हमें 13वें सवाल की तरफ ले जाता है। प्रश्न 13। उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस स्तर पर परिवर्तन लाता है? विकल्प है ए कोशिकांग, बी जीन, सी ऊतक या डी अंग। सही उत्तर है बी जीन। पर यह म्यूटेशन होता क्या है? स्रोत के विजुअल में ना एक डीएनए पर बिजली कड़कने जैसा प्रभाव दिखाया गया है। डीएनए असल में शरीर बनाने की एक रेसिपी की किताब है। म्यूटेशन उस रेसिपी में हुई एक टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब अगर रेसिपी में नमक की जगह गलती से चीनी टाइप हो जाए तो पूरी डिश बदल जाएगी। बिल्कुल, नया प्रोटीन बनेगा, नया लक्षण पैदा होगा। जैसे पतंगे का रंग सफेद से काला हो जाना। यहीं से नए विकास की चिंगारी फूटती है। और जब ऐसी चिंगारियां भड़कती हैं तो क्या होता है? प्रश्न 14 यही पूछता है। जैव विकास की प्रक्रिया में नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प है ए अनुकूलन, बी प्रजातिकरण, सी चयन या डी प्रवास। सही उत्तर है बी प्रजातिकरण। स्पीसिएशन ये तब होता है जब एक ही समूह भौगोलिक वजह से 2 हिस्सों में बढ़ जाए, जैसे कोई चौड़ी नदी या पहाड़ों ने अलग कर दे। दोनों तरफ पर्यावरण अलग होगा। हाँ, और म्यूटेशन भी अलग होंगे। लाखों साल बाद वो इतने अलग हो जाएंगे कि आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे। तब एक नई प्रजाति का जन्म होता है। बात सच में बहुत गहरी हो जाती है यहाँ, क्योंकि अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं। और हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न इसी रहस्य पर है। समान भ्रूणीय अवस्थाएं किसका प्रमाण है? अच्छा। विकल्प है ए समान पर्यावरण, बी समान भोजन, सी समान पूर्वज या डी समान आकार। और इसका सही जवाब है सी समान पूर्वज। ये तो सबसे हैरान करने वाला सबूत है। अगर आप एक मछली के भ्रूण और इंसान के भ्रूण को शुरुआती अवस्था में देखें ना, तो विशेषज्ञ भी फर्क नहीं बता पाते। इंसानी भ्रूण में भी शुरुआत में मछलियों की तरह गलफड़ी जैसे दरारें और एक स्पष्ट पूंछ दिखाई देती है। इंसान के भ्रूण में पूंछ और गलफड़े सच में मतलब दिमाग हिला देता है ना? बाद में वो कान की हड्डियों में बदल जाते हैं, पर उनका वहां होना सबूत है कि करोड़ों साल पहले हमारा परिवार एक ही था जो पानी में तैरता था। क्या सफर रहा ये! 15 सवालों के इस विकास के चक्रव्यूह को पार कर लिया गया है और ये साफ है कि विकास कोई पुरानी कहानी नहीं, आज भी चल रही एक जीवंत प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इन सब को समझने के बाद ना एक बहुत गहरा सवाल उठता है। वो क्या? जैसे धुएं ने काले पतंगों का विकास बदल दिया था, तो सोचने वाली बात है आज के हमारे ये कंक्रीट के जंगल, हमारा प्रदूषण, कृत्रिम रोशनियां, ये सब मिलकर इस वक्त हमारे आसपास के जीवों को या खुद हमें
किस नए प्राकृतिक चयन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन काफी समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हम अनजाने में अपने ही विकास की नई दिशा लिख रहे हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। इस बेहद ही रोचक और विस्तृत विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।